तो हाल ही में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस से ठीक पहले साल 2024 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ। ये भारत की कुछ सबसे बड़ी सिविलियन ऑनर्स में से हैं। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये अवार्ड्स आखिर हैं क्या, इन्हें कौन चुनता है और इस साल के विजेता हमें क्या बताते हैं। इस साल जानते हैं कितने लोगों को ये सम्मान मिला? कुल 131। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि कितने सारे लोग चुपचाप हमारे देश के लिए कितना कमाल का काम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है। और पता है इस लिस्ट की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है इसका बैलेंस। इसमें एक तरफ जाने माने सितारे हैं तो दूसरी तरफ वो हीरो भी हैं जिनके बारे में शायद हमने कभी सुना भी नहीं होगा, जो चुपचाप जमीनी स्तर पर बदलाव ला रहे हैं। यही संतुलन इस साल के पद्म पुरस्कारों को इतना खास बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पद्म पुरस्कार हैं क्या और ये इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा इनके इतिहास और स्ट्रक्चर में झांकते हैं। देखिए, सीधे सीधे कहें तो पद्म पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने कला, समाज सेवा, विज्ञान या खेल जैसे किसी भी फील्ड में देश के लिए कुछ हटकर, कुछ असाधारण काम किया हो। ये भारत रत्न के ठीक बाद देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में आते हैं। वैसे इन अवार्ड्स का सफ़र भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। 1954 में इनकी शुरुआत हुई और फिर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन्हें 2 बार सस्पेंड भी किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो आया है 2014 के बाद। अब फोकस सिर्फ जाने पहचाने चेहरों पर नहीं है, बल्कि उन गुमनाम हीरोज पर भी है जो चुपचाप हमारे बीच रहकर कमाल का काम कर रहे हैं। इसी को जन पद्म कहा जा रहा है। अब इनकी हायरार्की को समझते हैं। सबसे ऊपर मतलब टॉप पर है पद्म विभूषण। ये मिलता है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, मतलब कुछ ऐसा जो वाकई एक्सेप्शनल हो। ये भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इसके ठीक बाद आता है पद्म भूषण। ये दिया जाता है बहुत ही उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए। ये सम्मान के मामले में तीसरे नंबर पर है। और फिर है पद्मश्री। ये किसी भी फील्ड में किए गए खास और महत्वपूर्ण काम के लिए दिया जाता है। सबसे ज्यादा लोगों को यही अवार्ड मिलता है और इसका दायरा भी बहुत बड़ा है, जिसमें हर तरह का योगदान शामिल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन विजेताओं को चुनता कौन है? ये प्रोसेस भी इन अवार्ड्स जितना ही दिलचस्प है। लेकिन प्रोसेस पर जाने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल। हमारे संविधान का आर्टिकल 18 कहता है कि कोई उपाधि या टाइटल नहीं रख सकता। तो क्या ये अवार्ड्स एक तरह की उपाधि हैं और क्या ये असंवैधानिक है? इस सवाल का जवाब हमें 1996 में ही मिल गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार टाइटल नहीं है, बल्कि ये किसी की काबिलियत, किसी के काम की पहचान है। तो हाँ, ये पूरी तरह से संवैधानिक है। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस पर वापस आते हैं। ये एक पूरी वेल डिफाइंड प्रक्रिया है। हर साल प्रधानमंत्री एक कमेटी बनाते हैं। इस कमेटी के हेड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी और वो सारे नॉमिनेशंस को रिव्यू करते हैं। फिर उनकी सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास जाती हैं और फाइनल अप्रूवल के बाद गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले विनर्स की लिस्ट अनाउंस कर दी जाती है। इन अवार्ड्स के कुछ नियम भी बड़े मज़ेदार हैं, जैसे ये किसी को भी मिल सकता है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी। और हाँ, ये आमतौर पर मरणोपरांत यानी पॉस्ट्यूमसली नहीं दिए जाते, जब तक कि मामला बहुत ही खास ना हो। और सबसे ज़रूरी बात, इसे कोई अपने नाम के आगे पीछे टाइटल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथ ही हर साल दिए जाने वाले अवार्ड्स की संख्या भी 120 तक ही सीमित रखी गई है। तो अब जब हम इन अवार्ड्स की पूरी कहानी और प्रोसेस समझ चुके हैं, तो चलिए सीधा इस साल यानी 2024 के विजेताओं पर आते हैं। इस साल 5 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इनमें महान एक्टर धर्मेंद्र और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद को मरणोपरांत ये सम्मान मिला। इनके अलावा न्याय, कला और साहित्य की दुनिया के दिग्गजों को भी ये अवार्ड दिया गया है। 2024 की ये लिस्ट वाकई बहुत डाइवर्स है। इसमें 19 महिलाएं हैं, 16 सम्मान मरणोपरांत दिए गए हैं और 6 विदेशी या प्रवासी भारतीय भी शामिल हैं। ये नंबर्स अपने आप में बताते हैं कि इन पुरस्कारों की पहुंच अब समाज के हर कोने तक हो रही है। और यही है जन पद्म की असली आत्मा। देखिए, एक तरफ है रोहित शर्मा जैसे सुपरस्टार जो क्रिकेट के मैदान पर करोड़ों का दिल जीतते हैं,
और दूसरी तरफ हैं अंके गौड़ा जैसे गुमनाम हीरो, जिन्होंने अकेले दम पर 20 लाख किताबों की एक लाइब्रेरी बना दी और एक पूरे समुदाय की जिंदगी बदल दी। ये जो तुलना है ना, यही हमें याद दिलाती है कि योगदान तो योगदान होता है, चाहे वो स्टेडियम की चकाचौंध में हो या किसी गांव के सन्नाटे में। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के भारत में इन पुरस्कारों का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ एक मेडल या सर्टिफिकेट से कहीं ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अवार्ड्स एक देश के तौर पर हमारी वैल्यूज को दिखाते हैं। जब हम बड़े बड़े मंचों पर काम करने वालों के साथ साथ किसी गांव में चुपचाप अपना काम कर रहे इंसान को भी सम्मानित करते हैं, तो हम एक मैसेज देते हैं कि सेवा और योगदान हर रूप में, हर स्तर पर कीमती है। और यही बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हर साल ये पुरस्कार हमें कुछ नए, प्रेरणा देने वाले नायकों से मिलवाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास वो अगला गुमनाम हीरो कौन है जिसके काम को पहचान मिलनी चाहिए।